ओके जी, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था कि व्हाट इज शट डाउन एंड व्हाट इज एग्जिट पॉइंट फॉर अ फर्म। शट डाउन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, और ये शॉर्ट टर्म डिसीजन नॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। एक मिनट सर होल्ड कीजिए। ओके जी, एग्जिट क्या था? लॉन्ग रन डिसीजन टू लीव द मार्केट. Leaving the market and shutdown is very much different. Shutdown is temporary, and leaving the market is a long term phenomenon. You mean कि आपने उस बिजनेस को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है. की डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये मैंने बता दिया आपको कि शॉर्ट डाउन इज द शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड मस्ट स्टिल पे कॉस्ट. एक मिनट जी. अच्छा, जबकि दूसरी तरफ एग्जिट या लॉन्ग रन जिसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं होती. लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, बल्कि सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है. ये इससे पहले भी जो लास्ट लेक्चर था उसमें बता दिया गया था कि एक फ़िक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है एक फर्म वो अपनी फर्म के प्रोडक्शन यूनिट को मज़ीद बढ़ा सकती है, या अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो मज़ीद इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री के अंदर मज़ीद फर्म जो है इंटर हो सकती हैं. तो इसलिए लॉन्ग रन के अंदर जो है ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व इन द लॉन्ग रन. ओके जी, अब हम आते हैं कि जनाब कि ये किस तरह से जो है वो एक शॉर्ट रन के अंदर जो है वो शट डाउन का डिसीजन किस तरह से जो है वो किया जाता है. कॉस्ट ऑफ शटिंग, रेवेन्यू लॉस, टोटल रेवेन्यू. अच्छा जी, एक मिनट, ये एक साथ बहुत सारे आ गए. ओके जी, कॉस्ट ऑफ शटिंग डाउन क्या होता है? रेवेन्यू लॉस. जाहिर है कि जब आपका किसी फर्म का जो है प्लांट को शट डाउन कर देते हैं तो कोई चीज़ ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे. जब कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे तो कोई चीज़ सेल भी नहीं करेंगे. जब सेल नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है, तो उसकी वजह से जो आपको रेवेन्यू आ रहा होता है, रेवेन्यू का जो है वो टोटल रेवेन्यू लॉस्ट जो है वो होता है. बेनिफिट ऑफ शटिंग डाउन, बेनिफिट हम यही कह सकते हैं उसके ऊपर कि क्योंकि कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसके अंदर उसकी जो है इनपुट आती है, जिसके अंदर लेबर है, रॉ मटेरियल है और यूटिलिटी चार्जेस वगैरह हैं, वो शायद जो है क्या कहते हैं कम हो जाएंगे, शायद ही यकीनन जो है कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे. तो इसकी वजह से कॉस्ट सेविंग हो रही है. लेकिन फ़िक्स कॉस्ट तो मौजूद है. ज़ाहिर है कि अगर वो शट डाउन किया तो उसका मतलब है कि प्लांट शट डाउन है, और या जो भी उसकी वर्किंग है, अगर आप एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें, वहाँ प्लांट तो नहीं होता लेकिन वहाँ पर लैंड होती है, तो वो इसकी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है. तो अगर ये है कि अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़िक्स कॉस्ट तो बहरहाल आपने पे कर दी है. ओके जी, शट डाउन क्या होगा कि जब वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो और टोटल रेवेन्यू उससे कम हो, तो ये आपका क्या होगा? शट डाउन होगा कि जनाब कि आपका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसमें जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो पा रही है. अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये आपका टोटल रेवेन्यू इज़ लेस दैन वेरिएबल कॉस्ट. अगर हम इसको क्यू से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स कि टी आर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो ये जो आपका आएगा क्या, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी इज़ एवरेज, या सॉरी एवरेज रेवेन्यू, एंड एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस, जो कि हमने उसमें देखा है इससे पहले भी कि मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस की लाइन के बराबर है. और इसी तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या होगा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा. अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम प्राइस उसको मिल रही है, इट मीन्स कि वो फर्म जो होगी अपने प्रोडक्शन को सस्पेंड कर देगी,
और वो उसका जो है और अपने प्लांट पे काम करने से रोक देगी इसको। अब ये हमारे पास ग्राफ है इसका, जिसके ज़रिए से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने लास्ट जो है वो किया था, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, आपको याद होगा ये लास्ट जो पेपर जो लिया गया था, ये सिर्फ आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए, एक बहुत ही आसान सा सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, जिसमें ये था कि जनाब कि ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आप कैलकुलेट करें और फिर इसको ड्रॉ करें। तो कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही ड्रॉ किया और पॉइंट जो उसके ऊपर लिए थे उन्होंने बिल्कुल सही लिए थे, इसकी वजह से जो उनके एक एक चीज़ सही आ रही थी। कुछ लोगों ने हाइपोथेटिकली बनाए थे, लेकिन वो भी बड़े गलत से बनाए थे। कुछ लोगों ने कैलकुलेट करके भी जो है वो गलत किए थे, क्योंकि मैंने बताया था कि एक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट को बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से कट करेगा, और इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी लोएस्ट पॉइंट को कट जो है वो कर रहा होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो आप लोगों ने किया था उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोवेस्ट पॉइंट पर होगा और एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर जो होगा। इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक थी कि मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ था कि वो एवरेज टोटल कॉस्ट तक जा ही नहीं पा रहा था, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिल्कुल जो आखिरी सेकंड लास्ट पॉइंट था वहाँ से इसको कट कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ये सही किया बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये इसको जो है नहीं, इसको सही से नहीं किया। ओके, बहरहाल नाउ लाइक कम टू दी पॉइंट। यह है जनाब हमारा जो एक हाइपोथेटिकल इस तरह से होता है, कॉस्ट है, कॉस्ट कर्व से मार्जिनल कॉस्ट ये है आपका, एवरेज टोटल कॉस्ट है, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है कि ये है जनाब मार्जिनल कॉस्ट। इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल का, देन फर्म प्रोड्यूस क्यू वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ये हमने बता दिया आपको कि जनाब कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर प्राइस यहाँ तक है, इसके बाद अगर वेरी करता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर है। इस पॉइंट के ऊपर अगर वो ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है, ये सारा ऊपर तक कर देखें जहाँ तक हमने एक्सेस बनाया, ये मार्जिनल का ये जो प्राइस है जो कि वी सी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइस बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बहरहाल क्या कहते हैं, ये ज़्यादा है। और ये जो एरिया है नीचे वाला, ये वो है कि जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, या हम कह सकते हैं कि प्राइस कम है। ठीक है, तो फर्म का जो शट डाउन पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, ये वो वाला है कि जिसके ऊपर एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, यानी प्राइस ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। और सेकंड इसका क्या था जनाब, ये वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कम है, यानी कि प्राइस कम है। ये जो है क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट है। इससे नीचे कहीं पर भी होगा अगर वो, तो फर्म जो है अपने प्लांट को बंद कर देगी। यानी मतलब कहने का ये है कि अगर किसी का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हो रहा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं हो रहा, तो फिर जो है शॉर्ट रन के अंदर वो कंपनी अपने प्लांट को बंद कर सकती है। इसलिए किसी जो सर ये ज़रा फिर से समझा दें। अच्छा अच्छा, देखें ये मैं ठीक, हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि फर्म का सप्लाई कर शट डाउन पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है ना, ये बताया था ना इसको। शट डाउन पॉइंट कौन सा होगा, जो कि प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि हमने ड्राइव करके आपको ये बताया था। सही है, और ये भी जाहिर बात है पहले से होता हुआ आ रहा है कि अगर हम टोटल रेवेन्यू जो है अगर उससे कम हो टोटल कॉस्ट से, तो जाहिर है कि वो एक उसका लॉस हो रहा होता है। लेकिन लॉस के अंदर भी कंपनीज जो होती हैं वो अपने प्रोडक्शन को या अपने बिजनेस को कैरी कर रही होती हैं। लेकिन कोई पॉइंट तो ऐसा होता होगा कि जहाँ पर वो कैरी नहीं कर पा रही होती होंगी, तो उसमें हमने अभी ये ड्राइव करके बताया कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वो जो होगा उसका शट डाउन पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं यहाँ पर ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स हैं।
ये वो पॉइंट्स हैं जो इधर बताया हुआ इन्होंने कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए कि ज़ाहिर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ये है और मार्जिनल कॉस्ट इससे ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। जब इस तरह की सूरत हाल है तो यहाँ पर तो इससे पहले बताया ना कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही एक्चुअली किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का सप्लाई कर्व होता है। लेकिन वो कहाँ से सप्लाई शुरू करेगी, असल चीज़ तो ये है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट देखें ये कम है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर इसका शट डाउन पॉइंट, या किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ पर जो इतना इसका पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये अपने प्लांट को या अपने बिजनेस को सस्पेंड कर सकता है। क्योंकि देखें ये वाली कंडीशन है, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो ये यहाँ पर है पोजीशन सारी। तो इस पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी वो शट डाउन कर सकता है अपने प्लांट को। अच्छा, और शॉर्ट रन इसका क्या होगा, सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इस तरह से वो ये होगा कि वो यूं करके शुरू हो रहा होगा। ये तो जाहिर बात है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो जनाब इसकी सप्लाई शुरू होगी कि जब तक इतनी कॉस्ट उसको पूरी नहीं हो रही होगी, इतनी कॉस्ट कवर नहीं हो रही होगी, वो बिल्कुल बिजनेस में सप्लाई नहीं करेगा। इसलिए किससे निश्चित शट डाउन पॉइंट है ना, उसको तो बंद ही कर देना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसका मतलब ये क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम किसी भी कंपनी के लिए, और ये प्राइस होनी चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर और इस प्राइस के ऊपर जो है, या इस कॉस्ट के ऊपर जो है, वो ये अपने सप्लाई शुरू करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वही रहेगा, और फिर उसके बाद जो है ये मार्जिनल कॉस्ट का जो है ये पूरा इस फर्म का शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व होगा। ठीक है, आगे थी बात समझ में? यस सर। ओके जी, नाउ मूव ऑन। इररेलेवेंस ऑफ संक कॉस्ट। अच्छा, बहुत सी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि संक कॉस्ट होती हैं। इससे नॉट द लास्ट लेक्चर बट आई थिंक सेकंड लास्ट जो लेक्चर था आपका, 6th या 7th लेक्चर था आपका शायद, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है। उस पर इकोनॉमिक्स के लिहाज से जब हम बात कर रहे होते हैं, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है और एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो इकोनॉमिक्स में तो दोनों कॉस्ट को लिया जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी। सिंपली जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो कि मॉनेटरी कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और या कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं, जो कि वो कॉस्ट उसको जो है हम उनको इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो कह रहे होते हैं। तो बहरहाल उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। सम कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक तो कॉस्ट वो होगी जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, मशीनरी खरीद ली तो खरीद ली, जाहिर बात है कि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती। Some costs should be irrelevant to decision, you must pay them regardless of your choice। और वैसे ज़्यादातर देखा भी यही गया है कि हम ये देख रहे होते हैं कि नहीं जनाब के जो लोग प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो इसी तरह से ही कर रहे होते हैं कि जो उनकी फिक्स कॉस्ट आई हुई होती है या जो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उसको नहीं देखा जा रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं ये कह लूँ कि जनाब के हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फॉर एग्जांपल कि जनाब 6% है, जबकि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है। तो ज़्यादा बेहतर तो यही था उसके ऊपर अगर हम डिसीजन के लिहाज से थे कि नहीं जनाब कि जो पैसे जो है बैंक में रखते इन्वेस्ट कर देते और 10% जो है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हासिल कर लेते। लेकिन यह है कि इतना सारा काम करके और इतनी सारी एक्टिविटी करके इतनी जान खपाने के बाद जो फिर आपको साल के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो लेस देन 10% है या 6% है। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगरचे कम है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो इसके अंदर मौजूद है जो 6% का है, लेकिन एक तरह से ये 4% का लॉस है, इकोनॉमिक लॉस है। इसलिए कि वो जो है क्या कहते हैं, ये ज़्यादा बेहतर वेंचर शायद उसके लिए नहीं है, जितना बेहतर जो है कि ये होता कि वो अपने किसी भी क्या कहते हैं बैंक में या किसी फाइनेंशियल कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता। ठीक है। Fixed cost is sunk cost. The firm must pay its fixed cost whether it produce or shut down। शट डाउन भी अगर कर दिया है तो भी जाहिर बात है उसको उसका जो है वो पे करना है। अच्छा, ये किस तरह से हो सकता है? फॉर एग्जांपल उसने एक एग्रीकल्चर का मिसाल ले लेते हैं कि उसमें किसी हारी ने या किसी किसान ने वो ज़मीन जो है वो ली है कि जनाब उसके ऊपर काश्त करना है उसको, और उस पर यह था कि जनाब को जो रेंट है, जो ज़मीन का लगान है, वो उसको इतना पे करना है। अब अगर वो नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात उसको फिर भी पे करना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल किसी ने जो है क्या कहते हैं कि वो
प्लॉट जो है, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है वो ले लिया है, लीज पे ले लिया है उसने, और उसको जो है क्या कहते हैं उसको उसकी पेमेंट तो है जो है वो करनी है। बल्कि एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि आपको उसी वक्त जो है या 6 महीने के अंदर अंदर जब आपको जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू करनी है, या आपका उसको प्लांट जो है वो आपको इंस्टॉल कर देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर प्लॉट ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक नॉन यूटिलाइजेशन फ़ीस जो है वो लग रही होती है, जो कि हर साल की होती है कि आप नॉन यूटिलाइजेशन जो है फ़ीस उसकी अदा करें। तो ये ज़ाहिर आता है एक तरह की संक कॉस्ट है, अगर आप जो है क्या कहते हैं कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऐसे ही आइडल पड़ी हुई है, और जो है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर जो है, या किसी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ या क्रिएशन ऑफ वेल्थ के अंदर जो है वो यूज़ नहीं हो रही है। तो लेकिन ये है कि ये अमूमन इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये कॉस्ट जो है वो नहीं की जाती हैं, अ, जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो आपका इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं उसके अंदर ये फिक्स कॉस्ट जो है वो नहीं आ रही होती, क्योंकि आप ये कह रहे होते हैं यार ये तो देना ही देना है, इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। लॉन्ग रन डिसीजन टू एग्जिट, अब ये कि हम बताएंगे जनाब कि लॉन्ग रन डिसीजन किस तरह से। शॉर्ट रन में तो हमने देख लिया कि जनाब की जो भी वेरिएबल कॉस्ट से नीचे वाला है, उससे वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो शट डाउन कर देगा। इस वजह से उसकी जो सप्लाई शुरू होती है वो उस पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ही शुरू होती है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग द मार्केट। कॉस्ट जैसे बता दिया कि मार्केट एग्जिट करने का मतलब है कि टोटल लॉस और रेवेन्यू लॉस, सॉरी, क्योंकि जब कोई चीज़ जब आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर तो रेवेन्यू का किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यू हैव लीव द ग्राउंड, तो आई मीन यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। तो इस वजह से आपका रेवेन्यू जो है वो लॉस हो जाएगा। बेनिफिट क्या है कि कॉस्ट सेविंग, ज़ाहिर है कि कॉस्ट कोई लगी नहीं रही है, और फिक्स कॉस्ट जो होती है लॉन्ग रन के अंदर वो ज़ीरो होती है, इसलिए कि सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं अगर आप बिज़नेस में हैं तो। क्योंकि इसमें तो मार्केट को ही आपने जो है खैर बात कह दिया है कि नहीं जनाब, वी आर नो मोर इन द बिज़नेस। जब इफ़ यू आर नो मोर इन द बिज़नेस, इट मीन्स कि आपका कोई भी जो है क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जो इसमें मौजूद नहीं है। फिर बिल्कुल उसी तरह से कि फर्म कब एग्जिट करेगी, जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से भी कम हो। जैसे पहले हमने कहा था, हमने यही कहा था ना कि रेवेन्यू जो है उसका वो मार्जिनल कॉस्ट से कम, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो। इसको भी ऐसे किया, हम इसको टी से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। इफ़ यू डिवाइड द टी आर डिवाइड बाई क्यू, तो दिस इज एवरेज रेवेन्यू, एंड एवरेज रेवेन्यू इज द price in the comparative market. And similarly the total cost, if we divide the total cost by quantity produced, this is called average total cost. तो अगर average total cost is greater than the price, then in the long run, तो जाहिर है कि फिर इसके अंदर वो जो है वो मार्केट को एग्जिट कर देगा, इसलिए कि इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई प्रॉफिट जनरेट होने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, जब ये मैं करूँगा तो फिर आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम उसको शॉर्ट रन में क्यों कहते हैं कि नहीं यार वो सिर्फ शट डाउन करेगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। In the long run, a new firm will enter the market if it is profitable to do so. ठीक है, तो मतलब ये कि अगर किसी ने शट डाउन कर दिया है तो उसको मार्केट में वापसी ज़्यादा आसान होगी, या एक नए बिजनेस वाले को। नेचुरली जो पहले से इसने प्लांट शट किया हुआ है, सिर्फ उसको अपने जो है क्या कहते हैं उसको सस्पेंड किया हुआ है प्रोडक्शन को, उसको जो है क्या कहते हैं आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू एक फर्म को जो कि बिल्कुल नई तरह से स्टार्ट करती है बिजनेस को। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इफ द लॉन्ग रन अ न्यू फर्म विल इंटर द मार्केट इफ इट इज़ प्रॉफिटेबल टू डू सो। और ये प्रॉफिटेबिलिटी कब किस तरह से मेजर होगी कि जब टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। अगर हमने इसको डिवाइड किया क्यू से, तो क्यू का क्या मतलब है, यहाँ फिर वही आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू प्राइस, एंड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। तो प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये वो होगा कि जब फर्म मजीद इंटर होगी। पहले तो ये था कि हमने क्या करिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट था तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ये बात नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है
कि इसमें नई फर्म जो है वो आ जाएगी, इसलिए कि प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी मौजूद है मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मौजूद है तो व्हाट डज इट मीन कि जनाब ये जो है मज़ीद जो है वो फर्म इंटर होंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि जनाब ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। अच्छा जी, द फर्म्स लॉन्च रन सप्लाई कर्व इज द पोर्शन ऑफ द एमसी कर्व अबव द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट। तो जाहिर है कि ये तो हम मुस्तकिल इसको रिपीट होता चला जा रहा है कि यही कि मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर जो होगा यही इसका सप्लाई कर्व होगा। ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, ठीक है, ये फर्म का नहीं है बल्कि ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। ये है जनाब इस तरह से इसका सप्लाई कर्व। अच्छा, अब ये थोड़ी सी हम एक्टिविटी इसके ऊपर बता देते हैं, ये थोड़ा सा एग्जांपल से ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगी कि जनाब पहले ये सूरत हाल थी, अगर इस वक्त सूरत हाल कुछ ये है कि जनाब, एक मिनट सॉरी, ये मैं इसको थोड़ा सा आगे, सॉरी ये इसको जी, इसी को हम आगे लेके चलते हैं इसको, पर उन्होंने एग्जांपल्स के ज़रिए से इसको जो है क्या कहते हैं समझाया हुआ। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि जनाब की ये एक है थोड़ा सा ये एक एक्टिविटी लर्निंग है, इसको किया था। द फर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा फर्म्स का, जाहिर बात है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसका टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, वो 50 है, और जबकि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 जो कि 300 बनेगा इसका, ठीक है। टेन माइनस सिक्स, ये जो है क्या कहते हैं इसका प्रॉफिट होगा, इसलिए कि ये कॉस्ट है और ये इसका मार्जिन रेवेन्यू है, ये टोटल। तो ये हो गया -6, ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, इस 4 को अगर हम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि जो टोटल एरिया जो है वो जाहिर बात इसको ज़ाहिर कर रहा होता है, और ये विड्थ इंटू लेंथ जो होगी इसका टोटल एरिया बता रहा होगा। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 50, द डिफरेंस इज 4 हेयर, P माइनस ATC एंड Q मल्टीप्लाइड बाई Q जो कि 50 है, तो ये आपका 200 जो है इसका प्रॉफिट है। यहाँ पे लॉस है, बिल्कुल लॉस भी इसी तरह से होगा। लॉस किस तरह से करेंगे हम यहाँ, ये आपका $5 जो है ये लॉस है, और ये लॉस जो है पर यूनिट $2 लॉस हो रहा है। तो ये 2 और ये इसको मल्टीप्लाइड बाई 5, ये जो होगा टोटल इसका पूरा, सॉरी 30, ये 30 था, मैं इसको 50 कह रहा था बार बार, 50 तो ज़्यादा यहाँ पर होगा। 30 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो फिर हमारे पास क्या आया 60, ये इसका लॉस है। अच्छा जी, ऑल एग्जिटिंग फर्म्स एंड पोटेंशियल इंटरेस्ट हैव द आइडेंटिकल कॉस्ट। इसमें सबसे पहले तो यही है कि जनाब के सबकी जो कॉस्ट हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं आइडेंटिकल, कोई इसके अंदर एज सच जो है वो डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, सेकंड, ईच फर्म्स कॉस्ट डू नॉट चेंज एज अदर फर्म्स इंटर और एग्जिट। कि जनाब के सबकी कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो है सिमिलैरिटी है और उसके अंदर जो है वो क्लोज सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के, या होमोजेनस प्रोडक्ट है, तो इस वजह से उनका कॉस्ट और सब जो है एक ही जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जनाब कि उसकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई फर्म इंटर हो जाए या, इसलिए कि जो किसी भी मार्केट के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो हमने कहा कि प्राइस टेकर होती हैं,
और इस वजह से वो जो है उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है कि ऐसा होता ज़रूर है इन द रियल वर्ल्ड, ज़ाहिर है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको भी अभी हम देखेंगे थोड़ा सा। द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इज़ फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन, फिक्स कॉस्ट की वजह से, एंड वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, इसलिए कि लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म्स हैं वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें हमने देख लिया था कि जनाब के प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा दावा, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल प्रोड्यूस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी। कहाँ पर? जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, वहाँ पर जो है उसको वो प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए कि इकोनॉमिक एजेंट ऑलवेज थिंक मार्जिनली। ये जैसे हमने बताया था, द मार्केट क्वांटिटी सप्लाइड द सम ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इन द फर्म्स, ये हमने किया था कि फर्म ये होती है और मार्केट ये होती है। अच्छा, अब देखिए कि जनाब के ये मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल होगी या लॉन्ग रन के अंदर, जब ये जो है फर्म जो होती है वो इंटर होती है मार्केट के या एग्जिट होती है। यह है जनाब, फॉर एग्जांपल देयर आर 1000 आइडेंटिकल फर्म्स एंड एट ईच पी मार्केट क्यू एस 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर बात है वो किसी भी मार्केट का टोटल जो है वो सप्लाई का जो है डिटरमिन होगा। वो क्या है? ये प्राइस 1 है, मार्केट के अंदर भी यही प्राइस 1 है, इसलिए कि कोई फर्म जो होगी वही प्राइस रखेगी जो मार्केट के अंदर प्राइस मौजूद है, इसलिए कि इन कंपैरेटिव environment the firms are price taker. So for them the price is given, and what is the given price? This is P1, and correspondingly the price P1 in the firms and in the market are same. ये 10 है तो हमने कह दिया कि जनाब 10,000 है, राइट? कि एक फर्म जो है वो 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है प्राइस P1, तो 100 आइडेंटिकल फर्म्स हैं, 1000 आइडेंटिकल फर्म है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने कह दिया कि ये 10,000 होगी मार्केट के अंदर। प्राइस P2 ये है और ये 20, तो इसके ऊपर 20 है इसकी प्रोडक्शन, और इसी तरह से ये 30 है तो 30, ठीक है। यानी कि आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट ये है शॉर्ट रन के अंदर, ये इसका जो है P2 ये है, तो यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और यहाँ पर भी जिस जिस तरह से प्राइस बढ़ती चली जा रही है वो जो है अपनी जो है बढ़ाता चला जा रहा है क्वांटिटी। जब फर्म्स क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगी डिफरेंट प्राइसेस की वजह से, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर भी सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी। तो अब यही है कि डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर अगर एक फर्म जो है 10 कर रही है तो वो 10,000 जो है वो सारी फर्म्स, क्योंकि सारी फर्म्स का बिहेवियर जो होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, इसलिए कि मार्केट कंडीशंस जो हैं वो सारी या तमाम फर्म्स के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और एक जैसी। तो इसकी वजह से किसी चीज़ के ऊपर जो है सच कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी। सर ब्रेक ले लो। हाँ, बस ये ख़त्म कर लें ये वाला, फिर उसके बाद ब्रेक ले लें, बस ये वाली चीज़ रह जाएगी। अच्छा जी, ओके सर। ये सप्लाई कर्व हो गया आपको, यू क्या कहते हैं, ज्वाइन ऑल द पॉइंट P1 P2 एंड P3, तो ये आपका मार्केट का सप्लाई कर्व है आपका, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट इन द लॉन्ग रन। चले ठीक है, यहाँ पर फिर ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद फिर जो है हम दिस इज, एक मिनट, लेट मी सी द व्हाट इज द टाइम, दिस इज 10:35, 11 बजे फिर हम मिलते हैं दोबारा, राइट? ठीक है सर। ओके जी। सर ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो आपको दूसरा लिंक सेंड करेंगे, यही वाले लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, मैं आपको भेजूंगा उसका दोबारा, जो है ना आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसी पे मैं जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके जी।